हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों के सामने आज लेके उपस्थित हूँ सीटेट का मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 7 जुलाई को हुआ था पेपर। ओके, 7 जुलाई को ये जो पेपर हुआ था हम लोगों का 2024 को सीटेट का, उसी पेपर पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। ये मैथ का सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है, 15 दिसंबर को, जो कि प्रस्तावित है। अगर बच्चे बढ़ते हैं, ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं तो पेपर 2 दिन कराया जाएगा, नहीं तो वैसे 15 दिसंबर को जो कि डेट जो है कि संभावित एक डेट मान ली गई है। ओके, तो चलिए बने रहिएगा। प्रीवियस ईयर में जो मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आने वाला नहीं, बचाने कोई आने वाला नहीं, और मैं मैदान छोड़ूंगा नहीं। ओके, आप ऐसे ही अपने निश्चय को दृढ़ संकल्प करके अगर आप चलते हैं तो आप निश्चित मानिए कि एक दिन आप सफलता के सीढ़ी पे या शिखर पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह के जो कि दृढ़ संकल्प लेके हम लोगों को चलना है। और अगर हम बात करें तो आज का ये सेशन है, तो सेशन नंबर हम लोगों का क्या है, तो सेशन नंबर ये हमारा हो जाएगा 1। ओके, क्लास नंबर ये 1 हो जाएगा। आज इसमें हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अब चलते हैं मैथ की तरफ। और मैथ में अगर आप हम बात करेंगे तो ये पार्ट 2 होता है। ओके, और मैथमेटिक्स गणित की हम लोगों को इसमें बात करना है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से हम लोग देखते हुए चलेंगे इसमें। ओके, तो चलिए आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए। मतलब जो ये भाषा दी गई है, हमारा स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी जो कि प्राथमिक स्तर पर गणित की भाषा होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ए कह रहा है कि यह सटीक होनी चाहिए, बी कह रहा है कि यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके, सी कह रहा है कि बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रवलित किया जाना चाहिए, और डी कह रहा है कि यह अत्यधिक प्रविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होती है। सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और डी सही होगा, ए बी और सी सही होगा, थर्ड कह रहा है कि ए सी सही होगा, और फोर्थ कह रहा है कि ए सी डी सही होगा। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 31 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, ए और सी सही हो जाएंगे। ए और सी क्या होगा, सही होगा। यह सटीक होनी चाहिए, जो प्राथमिक स्तर पे होता है वो क्या होनी चाहिए कि सटीक होनी चाहिए। और सी कह रहा है कि बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे सही है। इस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। बड़े ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। कहा गया है कक्षा थर्ड के एक विद्यार्थी ने 26 को इस प्रकार हल किया। आप यहाँ पे हल देख सकते हैं, 26 से 26 तो ये इसमें इसका ये गुणा करेगा तो ये लिख दिया है सीधे 30, और ये किया है जब इसका गुणा तो ये लिख दिया है 10। 6 5 30 और 5 दूना के 10। तो लिख दिया है कि निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्या उपयुक्त होगा आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक अंक की एक अंक से गुणा, दूसरा कह रहा है कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा,
सी कह रहा है कि पहाड़ों का प्रत्यावर्मण, और डी कह रहा है कि एकांकी संगति। तो हमें बताना है कि इसमें क्या होगा। सबसे उपयुक्त अगर मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा पुनः समूहीकरण की अवधारणा से वो बच्चा क्या है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा कर दिया कि यहाँ हम मान लेते हैं क्या, एक मिनट, अगर हम मान लेते हैं 35, ओके 35, और इसमें गुणा करना है कितना 4 से। अगर गुणा करता है बच्चा जैसे कि 3 और 4 25 20, तो यहाँ 20 लिख देगा, और 4 3 12, ये 12 लिख देगा। तो ऐसा अगर कोई बच्चा आता है तो क्या हो जाएगा, पुनः समूहीकरण की अवधारणा के लिए इसमें क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है कि 33 क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। इसमें बोला गया है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या दोगुनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए कोई संख्या है, ओके, जैसे मान लीजिए ये है x, और x में हम 8 जोड़ते हैं और यह संख्या क्या होता है, इसका दोगुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से चल रहे हैं, ऑप्शन के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी हल किया जा सकता है। अगर x की जगह आप 6 रखते हैं तो 6 + 8 हो जाएगा कितना आपका, 8 6 14, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, अगर हम देखते हैं x की जगह क्या रखते हैं 12, अगर हम रखते हैं 12 + 8 तो ये हो जाएगा 20, तो क्या ये इसका दोगुना हो रहा है, क्या ये इसका दोगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम रखते हैं 16, तो आप यहाँ 16 रखिए +8 करिए, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम x की जगह 8 रखते हैं और 8 जोड़ते हैं तो क्या ये इसका ये दूना नहीं हो गया, तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या में जो संख्या है 8 में 8 जोड़ने पे वह संख्या अपने का कितना हो जाती है, दोगुना हो जाती है। तो 8 में 8 हम जोड़े तो ये संख्या अपने का कितना हो गई, दोगुना हो गई। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे ही बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है हमें बताना है, सेंटीमीटर में। ओके, तो हम आते हैं अब कि कितना होता है। तो अगर इसमें हम 1 सेंटीमीटर की अगर बात करेंगे, ओके, अगर सेंटीमीटर की बात करेंगे 1 मिलीलीटर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि एक बीच में डैश दिया, सदैव समभुज होता है, समबहुभुज होता है, तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग होता है, पंचभुज होता है, वृत्त होता है। तो एक होता है मतलब खाली डैश है, वो क्या होता है, जो कि समबहुभुज होता है। अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा इज द राइट ऑप्शन वर्ग हो जाएगा। वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग हमारा ऐसे हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होती हैं। तो आपस में भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सदैव सम होती है मतलब समान होती हैं। तो वृत्त की अगर हम देखें तो वृत्त हमारा ये हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं आयत का, तो आयत में भी लंबाई सेम होता है लेकिन चौड़ाई सेम होता है, तो लंबाई चौड़ाई सेम नहीं होता है इसमें, लंबाई सेम होता है, चौड़ाई सेम होता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वर्ग में, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इस लिहाजे से हमारा तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। अगर कोई त्रिभुज है, सॉरी माफ करिएगा, अगर कोई त्रिभुज है, ओके, कोई त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज बन सकता है या फिर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो जो त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। ओके, कितना होता है
180 अंश ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चलिए आगे चलते हैं। इतने ही टफ क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैथ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो पेडागोजी होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, चलिए आगे अगर हम देखते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने से संबंधित है। ओके, चलिए और ये स्टेटमेंट है कि एकांकी संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रिया, और दिया है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो केवल एक सही है, ए सी सही है, ए बी सही है, बी सी सही है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, और क्या सही हो जाएगा, इसमें बी सही हो जाएगा। तो इस लिहाजे से हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एकांकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर कहा गया है 38। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सबसे उपयुक्त है। कथन दिया गया है, कौन सबसे सही है। ऑप्शन नंबर ए, कथन ए कह रहा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुयुग्म बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयास से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बी कह रहा है कि यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। सी कह रहा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि बच्चा इससे भ्रमित हो जाता है। तो इसमें क्या सही है, ए बी सही है, बी टू कह रहा है कि ए सी सही है, केवल ए सही है, केवल सी सही है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का तो इसमें केवल ए सही है। क्या सही है, केवल हमारा ए सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी तरीके से हम लोग देखते हुए चलेंगे और उसको सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 39 का, 39 को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कहा गया है जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टैक्स के उद्देश्य एवं कटौती को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है। वैधता का किया जाता है, व्यवहारिकता का किया जाता है, विश्वसनीयता का किया जाता है, या सुसंगति का किया जाता है। हमें बताना है कि किसका किया जाता है। अगर हम बात करते हैं 39 का तो 39 का हो जाएगा वैधता की बात किया जाता है। किसका, वैधता की बात किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का एक सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना चाहिए। मतलब इसका देखिएगा, इसका ये तीनों का योग करके और क्या हम घटाएं कि वह संख्या जो है कि इसके बराबर प्राप्त हो जाए। तो हम इन तीनों का योग करते हैं सबसे पहले। अगर हम इन तीनों का योग करते हैं तो क्या आता है। ओके, चलिए हम तीनों का योग कर रहे हैं। 9 9 9 9 3 27 को हो जाएगा हमारा कितना, 7। हाथ में लगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 9 है तो 9 2 11, 11 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 11। 11 को आ जाएगा, एक हाथ में लगा हम लोगों के, एक यहाँ हो जाएगा और यहाँ 0 है तो 1 और 9 तो ये हो जाएगा 10। 10 को 0 हाथ में कितना आया, तो हाथ में हम लोगों के आया टोटल 1। अब 9 9 9। ओके, तो 9 3 27 और 1 28। तो हम लोगों का कितना आ गया, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा आ गया 28,117। ओके, चलिए
इनको मैं थोड़ा सा सही करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो 28,017 हम लोगों का आया है। ओके, अब बात करते हैं, इसको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, जो आएगा वो संख्या हमारी हो जाएगी। तो हम माइनस करते हैं कितना, सॉरी माफ़ करिएगा, 25,000। ओके, 25,454 को अब हम माइनस करते हैं, जो संख्या आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। अगर 7 में से क्या जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3, और यहाँ आ जाएगा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे हम हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा, तो 0 है तो ये भी हासिल नहीं दे पाएगा, तो 8 से ये हासिल लेगा हो जाएगा 10, और 10 में से 1 हासिल ये लेगा तो हो जाएगा 11, और 11 में से हमारा कितना जाएगा 5, तो बचेगा 6। अब यहाँ 9 हो, क्योंकि 10 हो गया था इससे हासिल लिया, तो 10 में से 1 दे दिया है तो इसके पास कितना है 9, 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5, कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 7, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा। तो 25 63 अगर हम देखते हैं तो किस में आता है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 25,2563 वह संख्या क्या है, 2563। अगर हम इन तीनों के योग में से 2563 अगर घटाते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो 25,454 संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से सारे ऑप्शन को देखते हुए चलना है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कराते हुए चलूँगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही वाला देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि एक दोनों है, एक भाज्य है और अभाज्य संख्या है। 4th कह रहा है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। एक जो होता है न ही प्राइम नंबर है हमारा और न ही कंपोजिट नंबर है। ओके, तो हमारा 4th क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन, एक जो होता है न ही भाज्य संख्या होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। अब आप हमें बताएंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ओके, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 25 है, 125 है, और यहाँ पे 2 संख्या का खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरना है। तो हम पहले पैटर्न का पता कर लेते हैं कि क्या है। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा, और अगर हम 2 का सॉरी माफ़ करिएगा, 2 का अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, क्यू करते हैं, और 2 का क्यू करते हैं, फिर उसके बाद 3 का क्यू करते हैं, 4 का क्यू करते हैं और 5 का क्यू करते हैं। इस तरीके से 6 का क्यू करेंगे और 7 का क्यू करेंगे। ओके, तो अब कर चलिए 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही है। 2 दूना के 4 दूना के 8 आ गया, 3 3 के 9 3 27, ये भी सही है। 4 चौको 16 चौको 64, ये भी सही है। तो 5 5 25 25 125। अब आते हैं 6 पे, 6 6 का 36, 6 का 216, कितना आ जाएगा 216, और उसके बाद करेंगे 7 का तो 7 7 49 7 आपका आ जाएगा 343। तो ये हमारा 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 4th क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल संख्या जो है इसी तरह से हमारी सीरीज कर चलेगी। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारा 8 का क्यू हो जाएगा। इसी तरीके से सीरियल नंबर से ये सीरीज चलती रहेगी। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। मतलब सबसे कम जो उपयुक्त है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि असफलता का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। बी कह रहा है कि सभी गणित सीख सकते हैं। सी कह रहा है कि गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। और 4th कह रहा है कि
फोर्थ हम लोगों का कह रहा है कि अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो अगर हम क्या कर रहे, हमें कौन सा ऑप्शन इसमें देखना है, तो इसमें हमको जो है कि सबसे कम वाला देखना है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि ज्ञान अर्जन के समय हम बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं और गणित जो है कि विचारों में तर्क शक्ति को बढ़ाती है, आपको तर्क करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये नहीं है कि आपके विकास में क्या होती है, बाधा डालती है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इस लिहाजे से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि देखिए 25 इंटू 3.5 माइनस 35, ओके, फिर भाग देने को, ठीक है, डिवाइड करने के लिए 5 से बोला गया है, 5 फिर माइनस 3 इंटू 18.5 का मान क्या होगा, द वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से होता है। पहले अगर हमें बार कोष्टक, सॉरी माफ करिएगा, पहले अगर हम सिंप्लीफिकेशन में देखें तो पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, बार कोष्टक को, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक को, और फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक को हम हल करते हैं। इस तरीके से हल होता है। ओके, तो कोष्टक तो इसमें दिया नहीं गया है, तो इस तरीके से हम कोष्टक को नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये कैसे हल होगा। तो इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 25 पचे क्या होता है 125 और 15 5 15, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 126.5 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, 7 पचे 35, और इसको अगर हम देखते हैं तो फिर माइनस और 18 तिया 54, तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54 और 54 और 1 55, तो ये आ जाएगा हमारा 55.5। ओके, अब 126 में से इसको हम लोग यहाँ ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो 55 और 7 कितना हो जाएगा आप बताइए। 55 और 7 हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 62। तो 62 यहाँ पे हम ऐड करेंगे 62, सॉरी माफ़ करिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 62.5। ओके, इसी को हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा ये। ओके, और यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 64। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोगों का कितना आया है, अगर आप देखेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा इसमें 6406। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओके, इस तरीके से हमको क्वेश्चन हल करना होता है। सीटेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस सिर्फ आपको समझना और सोचना है, क्योंकि हमें छोटे बच्चों को समझाना होता है, उसी लेवल से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के आप हल करिए, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैथ का ये सेशन है, मैथ का सेशन कराने में और समझाने में समय लग सकता है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 45 का, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन डैश है को शामिल करता है, मतलब NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इसमें बात किया गया है। क्या संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम है, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगद्यात्मक आयाम है, या फिर संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम है, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम है। इसमें क्या भरा जाएगा आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं 45 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगद्यात्मक का आयाम होता है कि शामिल होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए
ये क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है और ये क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात है कि जो समझा वही इसको लगा पाया, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो हमें नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है। देखिएगा, इसकी सिर्फ परिभाषा जो है ना, वो परिभाषा घुमा के दिया है, आपको समझने योग्य है। इसमें कहा गया है कि किसी स्थान ओ से मतलब क्या है, कोई एक वृत्त है, ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ पे किसी पॉइंट से, ये हो गया हमारा वृत्त, हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से क्या होता है, ओके, प्रारंभ करता है एक मेढक 3 कदम, 1 2 3, ये 3 कदम चलता है, और एक खरगोश यहीं से 7 कदम चलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कदम चलता है। ओके, छलांग लगाते हैं, मतलब एक समय में जब ये लोग चलना यहाँ से स्टार्ट कर दे तो मेढक 3 कदम कूदता है। ओके, ऐसे ऐसे 3 बार कूदेगा, और खरगोश जो है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक आ गया। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कदम पे वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। तो ये मेढक यहाँ आया, खरगोश यहाँ आ गया, फिर मेढक यहाँ आएगा तो खरगोश यहाँ चल जाएगा। तो ऐसे ये लोग कितने राउंड लगाएंगे कि फिर ये लोग साथ में यहाँ पे मिलें, यहाँ से मेढक भी छलांग लगा रहा हो और यहाँ से फिर क्या करें, तो यहाँ से हमारा खरगोश भी छलांग लगा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या किया जाता है कि ये 7 कदम है, ये 3 कदम है, इनका एलसीएम ले लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो 7 3 21। अब हमें वो संख्या देखना है ऑप्शन में जो ये दोनों से कट जाए। अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगी संख्या तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले 3 से, तो ये हमारा 4 3 7 3 10, तो ये हमारा 7 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं 3 और 7 10 और ये 11 हो जाएगा, तो ये 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अगर देखते हैं इसमें 4 3 7 और 18, 3 और 7 10 8 18, तो 3 से कट जाएगा। अब 7 से देखते हैं, 7 5 35, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, मतलब ये जो है ऑप्शन कट रहा है। ओके, इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले विकल्प पे जाते हैं। तो ये 5 3 5 8 4 12, ये 3 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से 7 5 35, और ये 7 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो कूदते हैं तो मेढक 3 कदम कूदता है, खरगोश 7 कदम कूदता है। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया अगर चलती रही तो 378 कदम के बाद ये दोनों एक साथ दिखाई देंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होती है। आपको बताना है डिग्री की संख्या क्या होती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं 3 दूना के 6, ओके, 3 दूना के 6 और 6 2 8 माफ़ करिएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/3 और गुणे। अब जो डिग्री की संख्या निकालना है, तो डिग्री का संख्या हम कैसे निकालते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि डिग्री की संख्या। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा। अगर मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा तो आप लोग इसको ढूंढेंगे नहीं, और अगर आप ढूंढेंगे नहीं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब बताइएगा इसमें डिग्रियों की संख्या। मैं आंसर आपको हिंट कर देता हूं कि आंसर इसमें थर्ड होगा, 240। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसे आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। किसकी लागत इसमें क्या है, सबसे कम है, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 750 प्रत्येक, मतलब 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले के 75 पैकेट हैं, तो वो कितना हो जाएगा आप हमें बताइए। तो इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा। अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि 7.05 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट हैं, तो इसमें भी अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा।
आगे कहा गया है कि 750 रुपये प्रत्येक वाली वस्तु 7.5 दर्जन वस्तुएं हैं। तो पहले तो हम दर्जन देख लेंगे, तो एक दर्जन में कितना होता है 12। अब 12 से इसमें हम भाग देंगे, जो आएगा इसमें हम गुणा करेंगे। ओके, और ऐसे ही इसमें भी हम देखेंगे कि 7.05 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं हैं। तो इसमें इस द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें भी वही चीज़ आएगा। इसमें भी आप 12 से पहले इसमें भाग देंगे, जो आएगा इसमें हम गुणा करेंगे। ओके, अगर हम इस लिहाजे से देखें तो सबसे कम अगर किस में आएगा तो सबसे कम आएगा इसमें, इस द राइट ऑप्शन सेकेंड में। ओके, क्योंकि ये पॉइंट में है 7, अगर हम इससे देते हैं तो ये सबसे कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 49 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की अगर हम बात करते हैं तो भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? हमें नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। थर्ड कह रहा है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही है। तो इसका इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें कि क्या नहीं है, तो 4th जो है कि ये नहीं है, इसमें ये बात नहीं कही गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों बातें क्या है इसमें बोला गया है, लेकिन ये 4th ऑप्शन जो है इसमें इसका बात नहीं कहा गया है। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन 4th क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षण में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो वो कौन है? डिप्स ब्लॉक्स है, या फिर मुद्रा है, गिनतारा है, स्थानीय मान चार्ट है? तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय मान चार्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है, इसको भी हम लोग ऑप्शन के तरीके से ही देखते हुए हल करेंगे। इसमें कहा गया है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का उसके पास एक तार है। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? ओके, क्षेत्रफल क्या हो, अधिकतम हो। तो ये क्षेत्रफल दिया गया है, इसी में से एक होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं 15 का 25 में, ओके 15 को अगर हम देखते हैं क्या 25 में, तो 15 × 5 = 75, ओके आ जाएगा 7, और 15 × 3 = 45, और 7 हमारा हो जाएगा आपका 52। ओके, आगे देखते हैं 5 दूना के 30 का 20 में करना है। ओके, तो 3 दूना के 600, ओके ये आ जाएगा 600। अब देखते हैं 25 × 5 = 625 आ जाएगा हमारा। और ये देखते हैं तो 5 × 5 = 25, हाथ में लगा दो, 5 × 4 = 20, 2 = 22। ओके, तो सबसे अधिकतम जमीन का टुकड़ा कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है हम लोगों को 625, क्योंकि ये 600 है, ये 525 है, ये 225 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3rd क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इस अगर वो 25 × 25 का अगर टुकड़ा लेता है तो सबसे बड़ी जमीन जो है कि एक्वायर कर सकता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें हमें क्या करना है, नहीं वाला लेना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। और सेकंड कह रहा है कि यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। थर्ड कह रहा है कि इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चे को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उसके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि यह स्कूली गणित के एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें नहीं वाला देखना है। अगर हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये हो जाएगा 52, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सेकंड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ऐसा कोई भी शिक्षण में नहीं चलेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा। 53 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। सेकंड कह रहा है कि चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। थर्ड कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। फोर्थ कह रहा है कि विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। तो सबसे अधिक इसमें उपयुक्त क्या है? तो इसमें सबसे उपयुक्त हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक जो है 1 जो है करेक्ट हो जाएगा कि गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधि को अवसर प्रदान करती है। ओके, इसमें क्या होगा? आनंद नहीं लेते हैं, बिल्कुल गलत है, आनंद लेते हैं। अगर इसमें अगर बात की जाए तो इसमें समय का व्यय होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? गलत है। और इसमें हम लोगों का फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही उम्दे मैं लेके आया हूँ। अब ये इसमें बोला गया है कि 7 सही 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो हमें क्या करना है? अगर हम इसमें 1/12 से अगर 7 सही 1/2 में अगर भाग देते हैं तो हमारी पैकेटों की संख्या निकल के आ जाएगी। ऐकिक नियम आपने पढ़ा होगा। ऐकिक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और ये ऐकिक नियम की अगर हम बात करते हैं तो ऐकिक नियम हमेशा हमें छोटे बच्चों के बीच में देखने को मिलता है। इसको कैसे अगर हम हल करेंगे तो इसको देखिएगा, 7 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15/2। और अगर हमें भाग करनी है तो भाग करने के लिए हम यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। ओके, 12/1 कर देंगे। हम क्या किए? इसको पलट दिए। तो हमारा अगर भाग करना होता है तो अगर आप उसको पलटी मार देते हैं, पलट देते हैं अंक को, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऊपर का नीचे और नीचे का अगर ऊपर करते हैं तो ये हमारा गुणा के साइन से हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 15 छक्का 90, क्या आ जाएगा? 90। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से सीटेट में बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे तो बताइए आपको सीटेट कैसे पास करेंगे? तो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा के इसको थोड़ा सा एकाग्र होके अगर आप पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से देखिएगा, माफ़ करिए, हाँ इसमें 90 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 की तरफ। ओके, इसमें क्या कहा गया है? बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि कक्षा 2 में 182 में से 67 को घटाना है। तो ये किस तरीके से हो सकता है? को हल करवाते समय एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 में से
7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसीलिए हमें 8 से उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटाएंगे। एक बच्चा ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छी बात नहीं है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मान लीजिए जैसे आप कोई क्वेश्चन हल करा रहे हैं, ठीक है, और बीच में कोई संख्या, जैसे इसी संख्या में 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो हम 8 से उधार लेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये नहीं पूछा है कि इसको आप हल करिए, पूछा है कि अगर ऐसे शिक्षिका बोर्ड पे समझा रही है और उसी समय कोई बालक कहा खड़ा होकर बोल दिया कि नहीं मैडम जी, जो उधार लेना अच्छी बात नहीं है, हमारे घर पे ये बताया जाता है, हमारे घर का में ये समझाया जाता है कि उधार किसी से नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप उधार ले रही हैं, तो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उस टीचर को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। अध्यापिका को बच्चे को, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। चुप रहो नालायक, बैठ जाओ, तुमको आता नहीं है कुछ भी, तुम गधे हो, ये हो, नालायक हो, बैठो, ऐसा कहना चाहिए अध्यापिका को। या फिर अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का प्रयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। या फिर अध्यापक को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाना की कला विधि सीखने पर ध्यान दे, जो विधि मैं बता रहा हूँ इस पे तुम ध्यान दो, ऐसा कहना चाहिए। या फिर अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। तो उस बच्चे को अब अध्यापक इसमें क्या करेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन अगर कोई पूछ देता है तो उसमें यही होता है कि अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए कि ये ऐसे होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आते हैं और अगर हम इसको भी हल ना कर पाएँ तो सीटेट का पेपर बताइए आप कैसे निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 की यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला। कितने बार उछाल रही है? 10 बार। और फिर उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या होता है? पहले में 5 आता है, फिर 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 6 आता है, फिर 1 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 3 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है। ओके, तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 6 आया है, 3 है, 1 है, 5 है। तो सबसे पहले 5 है, तो अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 कितनी बार आया है? अगर हम 5 देखते हैं तो 5 यहाँ 1 बार आया है और उसके बाद फिर 1 बार आया है, मतलब 5 जो है यह 2 बार आया है। अब देखते हैं 1 को। ओके, अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 ही बार आया है। अगर हम बात करते हैं 3 का तो देखिए 1 और 2, 3 जो है कि 3 बार आया है। ओके, अगर हम बात करते हैं 6 का तो 1, 2। ओके, तो ये कितनी बार आया है? ये भी 2 बार आया है। तो सबसे अधिकतम बार संख्या क्या आई है? 3 आया है। तो इस लिहाजे से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 जो है सबसे अधिक बार आया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? ओके, चलिए तो अब आप ऑप्शन देखिएगा। इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणित तकनीकी को लागू किया जा सके। बी कह रहा है कि इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते हैं। सी थर्ड कह रहा है कि इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि इबारती सवाल गणित में
कार्य विधि ज्ञान और अधिक केंद्रित होते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। ओके, ये सारा ये क्वेश्चन का ही भाग है, हमें बताना है। इसमें कहा गया है कि पार्सल भेजने के दर नीचे दी गई है। ओके, आइए देखते हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम अगर है तो उसमें 15 रुपये का पार्सल मतलब चार्ज लगता है। अगर 50 ग्राम का आप जो है कि पार्सल करते हैं तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त 50 ग्राम अगर आपके पास अगर भार है तो उसके लिए 7 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई पार्सल है, अगर 50 ग्राम अगर आप भेजते हैं तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर 50 ग्राम से अतिरिक्त अगर भार आपके पास आता है 50 ग्राम तक, तो उसका सिर्फ 7 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है, जो दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली में कौन रहती है? चारू। भेजना कौन चाह रही है? मीना। कोई पार्सल होगा उन लोगों के बीच जो भेज रही हैं। अब देखिए क्या है कि पार्सल का यहाँ पे आपको भार दिया है कि 350 ग्राम है। दरों को देखते हुए पार्सल भेजने में सही राशि का चुनाव करें। मतलब 350 ग्राम का अगर वो पार्सल भेजेगी तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कितना। अगर वो 50 ग्राम का भेजेगी, ठीक है, तो उसे 15 रुपये देना पड़ेगा। और फिर अगर 50 ग्राम का भेजती है, ओके, तो इसे 7 रुपये और देना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा? अगर वो यहाँ 100 ग्राम भेज रही है तो उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? आपको देने पड़ रहे हैं 22 रुपये। ओके, अब 22 रुपये देना पड़ रहा है। अब क्या करेगी कि 100 ग्राम वो और भेजेगी, तो 22 रुपये में आप क्या करेंगे? 14 रुपये और ऐड कर दिए, ये 200 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 200 ग्राम हो गया। तो आ जाएगा आपका 2 और 4 6 हो गया, और 2 और 3 जो है कि 2 और 1 3 36 हो गया। अब ये कितना हो गया? 200 ग्राम। 100 ग्राम और भेजेगी तो 36 में आप 14 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50। और ये हो जाएगा 300 ग्राम। और 50 ग्राम भेजेगी तो ये 350 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे 7 रुपये और ऐड हो जाएगा। तो 50 में अगर 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 57 रुपये। कितना हो जाएगा? 57 रुपये ये हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 57 रुपये उसको पे करना पड़ेगा। इस लिहाजे से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर वो जो मीना है वो 750 कितना है? 350 ग्राम का अगर पार्सल वो भेजती है तो उसे 57 रुपये क्या करना है? पे करना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ाने के लिए कहना, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर सैकड़े इकट्ठे करना और आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़े पर आधारित प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थी को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है कि श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़े को पढ़ने के लिए कहना। अगर प्राथमिक स्तर पे अगर हम बात करें आंकड़ों का प्रबंधन, तो हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे उपयुक्त हो तो उसे हमें करना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून
इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए, फिर उस आंकड़े से आधारित क्या होता है, प्रश्न पूछ लेना चाहिए। इस तरीके से जो है कि कक्षा हमारी क्या होगी, रुचिकर होती जाएगी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, और इसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया है। ये सेशन का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे सीटेट के एग्जाम में बैठना है उसे हेल्प मिल सके ये क्वेश्चन देख के। ओके, नहीं तो अगर हम बात करते हैं तो सीटेट का पेपर बहुत ही लेंदी होता है। और अगर हम बात करते हैं रिजल्ट का, तो सबको पता है कि सीटेट का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी कम बनता है। ओके, परसेंटेज की अगर बात करें तो बहुत ही कम परसेंटेज में सीटेट का रिजल्ट आता है। काफ़ी टफ होता है, जो कि 150 क्वेश्चन में से 90 नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आसान बात नहीं होती है। बहुतों तो अभी कई सालों से पेपर दे रहे हैं, अभी तक 90 नंबर नहीं आ पाए। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अगर इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, 1 कह रहा है कि सूत्रों को याद करना, बी कह रहा है पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, और थर्ड कह रहा है कि दृश्यीकरण, और फोर्थ कह रहा है कि संबंध स्थापित करना और निरूपण। इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमें बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें सूत्रों को याद करना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन मैथ का कंप्लीट कर लिया। और अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये पेपर हम लोगों का 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई 2024 को ये पेपर आया था, एग्जाम में पूछा गया था। उसी में हम लोग आज मैथ का जो सेशन है, पार्ट है, उसको हम लोगों ने आज हल कर लिया है। तो बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। उम्मीद है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया। सीटेट में कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो बहुत बड़ा नहीं होता है, सिर्फ उसकी परिभाषा जो होती है लेंदी होती है, उसी को समझना जरूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए, सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।